बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने थोड़ा सा सेटअप तो बनाया है कि वीडियो लेक्चर्स आपको डिलीवर कर सकूं। देखें कैसा तजुर्बा रहता है। और जो कल वाली टर्मिनोलॉजी हमारी कुछ रह गई थी उसी से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे आता है गैप। इसके मैं नोट्स भी आपके साथ सेम एंड पे ऐड कर दूंगा। और गैप से बनता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अगर आप इसके वर्ड पे कंसंट्रेट करें तो क्या आता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अगर आप इस पे गौर करें तो जनरली एक्सेप्टेड यानी कि इसकी ज़रूरत तब पेश आई जब ग्लोबल मार्केटिंग वगैरह स्टार्ट हुई और कोई भी किसी कंट्री की जो प्रोडक्ट्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में सेल होना शुरू हुई। तो कुछ ज़रूरत ऐसे आई कि एक कंट्री है उसका सेलर है और बायर किसी और कंट्री का है। अब जब फिनेंशियल स्टेटमेंट बनती थी और एक कंपनी के स्टेक होल्डर भी पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हैं, तो फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन जब तक एग्जैक्टली उनके पास नहीं होती तो वो अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते जो इन्वेस्टर होते हैं। तो इन्वेस्टर की कन्वीनियंस के लिए जो फिनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उसने कुछ डिज़ाइन किए कि जो भी कंपनी होगी अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट जब रिपोर्ट करेगी तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट से फ़ायदा क्या होगा कि कोई भी कंट्री का मुल्क का कोई भी बंदा इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करना चाहता है और जिस कंपनी में उसकी इन्वेस्टमेंट है उसके जब वो रिजल्ट देखना चाहता है तो वो क्लियरली अंडरस्टैंड करे। जैसे हमारी बैलेंस शीट होती है उसमें ये एसेट साइड है और ये लायबिलिटी साइड है, ये भी एक रूल के हिसाब से है। अब इसमें क्या हो नॉन करंट एसेट्स, फिर मीडियम टर्म एसेट्स फिर करंट एसेट्स। तो ये जो है इनके नीचे जितने भी आते हैं हम उनको रिपोर्ट आउट कर सकते हैं। और इस तरीके से लायबिलिटीज़ की साइड है तो नॉन करंट लायबिलिटीज फिर करंट लायबिलिटीज और उसमें इक्विटी वगैरह भी जो होती है वो भी हम जैसे रिपोर्ट करते हैं ताकि बैलेंस शीट किसी कंट्री में भी रिपोर्ट हो रही है तो उसका जो यूज़र है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो देख के समझ सके कि इसकी फॉर्मेट क्या है, कौन सा आइटम कहाँ पे है। और ऐसे उसूल जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से फार्मूलेट किए उनको जब आप फॉलो करते हैं उससे क्या होता है आपकी जितनी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह होती हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होती है। उसका यूज़र कहीं पे भी है, कोई भी कंपनी है, वो जब रिपोर्ट करेगी तो उसको ईजिली वो अंडरस्टैंड कर सकता है, एक स्टैंडर्ड पैटर्न पे होता है। इसलिए इनको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। उसके बाद आता है जनरल जर्नल। ये जर्नल क्या होता है डेली डायरी टाइप होती है। डेली डायरी को भी आप जर्नल कहते हैं। और जनरली जो आप मेंटेन कर रहे होते हैं तो एक ऐसा रजिस्टर जिसमें आप एक बिजनेस की डेली बेसिस पे जितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको जब रिकॉर्ड करते हैं। लेट्स सपोज आपने कोई परचेजेस की तो परचेजेस कैश पे आपने अगर की परचेजेस टू कैश अकाउंट, एक एंट्री डेबिट में होती है, एक एंट्री क्रेडिट में होती है और इसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। डबल एंट्री सिस्टम। तो ऐसा रजिस्टर जिसमें आप डेली बेसिस पे जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं उनको नोट डाउन कर रहे होते हैं उसको ये जो अमल होता है इसको जर्नलाइजिंग कहते हैं।
और ये जो होती है एक ट्रांजैक्शन होती है, और इसको रिकॉर्डिंग को यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, वो जर्नल एंट्री होती है इसको। अच्छा, फिर आगे आता है आपका जनरल लेजर। जनरल लेजर ये क्या होता है? जब आप जनरल मेंटेन करते हैं, उसमें आपकी एंट्रियां पास हो रही होती हैं। वन, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई। आप इसके डेबिट क्रेडिट डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग में आप कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि जब आप ये पूरे एक मंथ के, एक साल के, या जितने भी आप जनरल एंट्रीज पास कर लेते हैं, तो फिर यहाँ से फर्ज किया ये फर्नीचर के रेलिवेंट एंट्री थी, और ये भी फर्नीचर के रेलिवेंट एंट्री थी, और भी आगे चलते जाएंगे तो फर्नीचर की जितनी भी रेलिवेंट एंट्रियाँ होंगी आप उनको यहाँ पे एक अलग से मेंटेन करेंगे। अगर फर्ज किया यहाँ पे डेबिट हो रहा था तो आप उसकी एंट्री इस साइड पे लिख देंगे, अगर क्रेडिट हो रहा था तो इस जगह पे लिख देंगे, और आप ये एंट्रियाँ करते जाएंगे। एंड पे जब आपका एक बैलेंस शो होगा, वो अगर आपके फर्नीचर ज़्यादा होते हैं, मतलब ये उसका आपका सरप्लस बैलेंस है या शॉर्ट बैलेंस में, तो वो जब एक फिगर आपके पास आ जाती है, ये साइड हैवी है या ये साइड हैवी है, आपके पास एक डिजिट आ जाता है, और इसका जो बैलेंस होगा वर्थ के 1000 ये बन रहा है, तो ये भी 1000 आपने लिखना है। और उसमें जो है हैवी साइड होगी वो तो उसी तरीके से रहेगी, जो लोअर होगी वहाँ पे आपने इसको बैलेंसिंग फिगर लिखना। और ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसको हमने यहाँ से उठा के फिर ट्रायल बैलेंस में ले जाना होता है। ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर एक डेबिट टाइप होती है, एक क्रेडिट टाइप होती है, और जो आपके डेबिट बैलेंसेस होते हैं वो यहाँ पे भी लिखते जाते हैं, और क्रेडिट बैलेंसेस यहाँ पे लिखते जाते हैं। तो जनरल एंट्री से जनरल से जो चीज़ें आप उठा के हेड वाइज, फर्नीचर है, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ है, ऑनर्स इक्विटी है, परचेजेज हैं, कोई भी है, तो आपने जब इस फॉर्मेट में लिखनी होती है तो इसको लेजर कहते हैं। और यहाँ से जब एक फाइनल डिजिट आपको मिलता है जब बैलेंसिंग करने के बाद, इसको उठा के जब आप यहाँ पे लिखते हैं तो ये ट्रायल बैलेंस होता है। इसके बाद आपका आता है गुडविल। गुडविल ये होती है कि आपके बिजनेस जितना भी इन्वेस्टमेंट करता रहता है और उसकी एक रेपुटेशन बनती है, एक मार्केट के अंदर एक नाम बनता है, उसके नाम की भी एक वर्थ होती है, उस वर्थ को गुडविल कहते हैं। An intangible asset that exists when a business is valued at more than the fair market value of its net assets। फर्क किया, एक बिजनेस था उसको हम XYZ एक नाम देते हैं, उसके जो एसेट्स हैं हम देखते हैं कि फर्क किया 1000, 2000, 5000, जितने भी ये X है, ये Y है, ये Z है, कोई भी एसेट्स हैं, ये पॉइंट, ये टोटल बन रहे हैं 8000। जब आप उसकी मार्केट में वैल्यू सेल करने की कोशिश करते हैं या वैसे उसकी मार्केट वैल्यू देखते हैं तो वो आपको शो कर रही होती है 12000 की। तो ये जो दरमियान में बैलेंसिंग फिगर होता है 4000, जो कि आपके पास कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसको हम क्या कहेंगे? गुडविल। ये होती है, यानी कि एक जो उसकी रेपुटेशन की वजह से, शोहरत की वजह से उसका एक वर्थ बन जाती है, उसको हम गुडविल कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, किसी भी कंपनी की कोई भी गुड्स बेचता है या सर्विसेज बेचता है, कोई भी फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी क्या होती है, एक एनुअली, एक दिन में देखें, साल में देखें तो सेल्स होती हैं। सेल्स का डिजिट होता है लेट्स सपोज 1 लाख, ठीक है। और उसकी जब आप उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फर्क किया वो 60,000 था,
ये जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो 40,000 होगा ये ग्रॉस प्रॉफिट होगा। इसमें से अभी और भी खर्चे माइनस होते हैं, मतलब जो आपकी सेल्स हुई उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपने अभी तक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस किया है, यानी कि वो जो चीज़ें आपने सेल की थी उनको बनाने पे जितना खर्चा आया था वो सिर्फ माइनस किया है, तो ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इस ग्रॉस प्रॉफिट से आपने ऑपरेटिंग, मार्केटिंग और जितने भी बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए खर्चे किए होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह, वो आपने माइनस करनी होती है। तो उसके बाद आपके पास जो बैलेंस आता है उसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। इसमें से माइनस एडमिन एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग, तो ये जितने एक्स वाई ये जितने भी आते हैं, लेट्स सपोज ये थे 5,000 के थे, ये 15,000 के थे, टोटल माइनस किया तो आपके पास 20,000 जो आएगा उसको नेट प्रॉफिट कहेंगे, नेट प्रॉफिट। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद है ग्रॉस सेल्स। ग्रॉस सेल्स, ग्रॉस सेल्स आपकी वही होती हैं जो नॉर्मली आपने लेट्स सपोज जो एक पीरियड में फल के 1 ईयर में आपने टोटल सेल्स 20 लाख की तो उसको हम ग्रॉस सेल करेंगे। अब यहाँ पे फर्क आता है कि ग्रॉस सेल्स क्यों हम लिखते हैं, इसके अलावा नेट सेल्स क्या होती है। अगर आपने सेल की थी उसमें से लेस करेंगे रिटर्न्स, सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड भी उनको कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड, यानी कि जो आपने सेल आउट की थी उनमें से कुछ चीजें आपकी वापस आ गई, उनको क्या कहेंगे रिटर्न इनवर्ड्स। तो वो फल की 50,000 की थी, तो अब आपके 19,50,000 की ये जो होंगी नेट सेल्स हो जाएंगी। ठीक है जी, ये हो गया ग्रॉस सेल और नेट सेल्स। इसके बाद आता है आपका इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आपने एक सेटअप बनाया, आपका एक बिजनेस रन कर रहा है और उसमें आपकी स्पॉइलेज के, लीकेज के, थेफ्ट के और कितने इस तरह के चांसेस होते हैं। मतलब आप ये देखें कि एक बिजनेस, एक बैंक की एक एग्जांपल ले लें, तो बैंक में कितना कैश आता है और उसके बाद उसका जब नेट बैलेंस करते हैं तो लॉस कम से कम हो, कभी कोई उसमें एरर ना हो, एम्बिजलमेंट ना हो, तो क्या किया जाता है, डेली बेसिस पे उसकी क्लोजिंग की जाती है कि दिन में जितनी ट्रांजैक्शन हुई, कैश आया कितना, कैश गया कितना, नेट बैलेंस कितना है हमारे पास। और आपने हर जो बंदा जहाँ पे बैठा होता है उसने अपनी सारी क्लोजिंग करके रिटर्न अपने जो बॉस होता है उसको सबमिट करवानी होती है। अब देखें कि जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपका मकसद क्या होता है, सैलरी लेना। जब आपके पास इतना ज़्यादा कैश आ रहा होता है तो उसका जब तक हिसाब किताब नहीं होगा या बिल्कुल आप उस पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो उसमें थेफ्ट होना या इस तरीके से काम शुरू हो जाएंगे, तो फिर आपके बिजनेस के लिए वो प्रॉब्लम होता है। बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह हैं या जो सर्विसेज में डील कर रहे थे उनके भी एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ये होता है कि जब एक तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, सुबह आपके एम्प्लॉयज़ आते हैं और इवनिंग में एम्प्लॉयज़ जाते हैं, तो एंट्री से लेके ताकि इन टाइम आए, अपने काम पे डायरेक्ट जाके बैठें, काम करें और उसके बाद जो है मैक्सिमम आउटपुट दें, ठीक है, परफॉर्मेंस वगैरह। और जो अपनी उनकी टेबल है उस पर जो काम है उसको क्लोज करें इन टाइम। और इसके अलावा जब जाने लगे तो थेफ्ट वगैरह का चांस ना हो। तो ये जितने मैकेनिज्म, इसके लिए क्या है, यहाँ पे एक बायोमेट्रिक कोई डिवाइस लगा दिया जाता है जिनसे अटेंडेंस वगैरह चेक होती है। यहाँ पे देखते हैं कि जनाब
पूरे दिन में एक उन पे सीसीटीवी कैमरा जो आप लगा देते हैं ताकि उनका रहे कि कोई भी मतलब काम चोरी ना करे, काम करता रहे, और एंड पे जब जाने लगे तो उनकी फिर से एक दफ़ा एक किसी सिस्टम में से गुजारें ताकि उनसे पता चल सके कि कोई चीज़ एक्स्ट्रा आउट नहीं हो रही। अगर कोई बड़ी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह बनती तो उनकी फर्स्ट किया सर्चिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद जब ये आउट होंगे तो ये यहाँ पे भी चेक है, यहाँ पे भी चेक है, सीसीटीवी वगैरह लगा है, यहाँ पे उसका बॉस उसको चेक कर रहा है, यहाँ पे उसकी सर्चिंग हो रही है जब आउट हो रहा है, और यहाँ से वो चला जाता है। तो ये दरमियान में बिजनेस में लूज लूप ना छोड़े जाएं, इसके लिए जितनी भी चेक एंड बैलेंस किया जाता है इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल कंट्रोल। इसके बाद आता है इंटरेस्ट। एक वैसे होता है दिलचस्पी लेना इंटरेस्ट, एक दूसरा होता है इंटरेस्ट अगर फर्ज कि आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक आपको कहता है जी आपकी इन्वेस्टमेंट है 10 लाख, आप उसको डिपॉजिट करें हमारे पास, ठीक है, हम आपको 13% एनुअली देंगे। तो ये जो होगा इसको क्या क्या कहते हैं, 10 लाख पे जितना होगा आपका फर्ज किया 1,30,000 अगर फर्ज किया बनता है एनुअली, तो ये क्या आपका, ये इंटरेस्ट है। जैसे आपको बिजनेस की कोई प्रीमाइजेस वगैरह लेते हैं बिजनेस के लिए, तो उसके आप रेंट पे करते हैं, सेम इस तरीके से जो आप मनी कहीं से लेते हैं एज ए लोन, तो उस पर जितना आप एक्स्ट्रा चार्ज पे करते हैं उसके लिए, उसको यूज़ करने के बदले में, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। और साथ ही पढ़ लेते हैं इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ये मुख्तलिफ होता है। कोई किसी बैंक के पास जाते हैं तो वो आपको लेट्स सपोज कहता है कि मैं आपको 9% पे करूँगा, और दूसरे बैंक के पास जाते हैं वो कहता है 10%। आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कहता है जी हम आपको 15% पे करते हैं। तो अब देखें बैंक जो होते हैं ये एफडी इसको कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट जहाँ पे चल रहा होता है, इसमें रिस्क नहीं होता तो वो कम पे कर रहा होता है, जबकि आपका जो एक बिजनेस है वो आपको 15% क्यों पे करेगा, हो सकता है कि वो बैंक करप्ट हो जाए। तो इसलिए जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा होता है। तो जो इंटरेस्ट का रेट होता है, जिस रेट से वो पे करते हैं, इसको हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं। इसके बाद आपका आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इन्वेंट्री की टाइप्स होती हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, और इसके बाद होता है एवरेज इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री ये होती है कि फर्ज किया आप एनुअली सिस्टम आपका चल रहा है, जिस तरीके से आप बिजनेस का डिटरमिन करते हैं, प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, तो फर्ज किया आपका साल ख़त्म हो गया 30 जून पे, और जो बिजनेस है वो फैन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कोई फैन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है जी। तो जब आपका जुलाई का जून पीरियड स्टार्ट हुआ तो आपने इन्वेंट्री देखी तो आपके पास 1000 फैन थे, तो ये आपका क्या होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री। अब जब आपका अगला 30 जून आया तो आपने दोबारा काउंट किया तो आपके फैन पड़े हुए थे 1500, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड 2, ये एवरेज इन्वेंट्री हो जाती है। 1000 प्लस 1500 डिवाइडेड 2, तो ये कितना हो गया, 2500 डिवाइडेड 2, ये 1250 आपकी एवरेज इन्वेंट्री हो गई। इसके बाद है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इसका फार्मूला ये होता है कि सेल्स इन्वेंट्री टर्नओवर, ठीक है जी, और इसकी सेल्स डिवाइडेड आपकी एवरेज इन्वेंट्री।
इन्वेंट्री। अगर फर्ज किया आपके पास एवरेज में से ओपनिंग भी होना चाहिए प्लस क्लोजिंग भी होना चाहिए, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक दी गई है, ओपनिंग या क्लोजिंग, तो आपने सेल्स डिवाइडेड बाई, अगर आपके पास ओपनिंग है तो उसको डिवाइड कर दें, क्लोजिंग है तो उसको डिवाइड कर दें, तो जितनी आपकी वो इन्वेंट्री बनेगी वो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेट आ जाएगा। परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। इसके बाद आता है इनवॉइस। इनवॉइस ये होता है कि फर्ज किया आप एक फैन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की एग्जांपल लेके चलते हैं। फैन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है जी, और ये गुजरांवाला में है, और आपको ऑर्डर आता है 100 फैंस का कि हमें पेडिस्टल फैन 100 भेज दें। तो वो बनता है कि जी 100 फैन बिकते हैं 2000 के हिसाब से, तो 1 लाख ये हो गया। सर्विस चार्जेस या परसेंटेज जो प्रॉफिट वगैरह है वो भी साथ में लिख के, वो अगर फर्क किया 10,000 बनता है, 1,10,000 का जो बनेगा इसको क्या कहेंगे, इनवॉइस। ये एक पेपर टाइप बनेगा जिसको हम सेल्स इनवॉइस कहते हैं, सेल्स इनवॉइस, जिस पे एक नंबर होना ज़रूरी है। सेल इनवॉइस का एक नंबर होता है यूनिक, वो होना ज़रूरी है। इसके अलावा उसकी यूनिट प्राइस होना ज़रूरी है, यूनिट प्राइस, और इसके अलावा उस पर क्वान्टिटी का जिक्र होना ज़रूरी है। ये यूनिट प्राइस होगी, ये क्वांटिटी होगी, और ये सेल इनवॉइस का नंबर होगा, तो इसको हम इनवॉइस कहते हैं। इसके अलावा जर्नल होता है। जर्नल मैंने जैसे आपसे पहले जिक्र किया, जर्नल वो होता है जहाँ पे हम ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे नोट कर रहे होते हैं। जर्नल एंट्री ये होती है कि फर्ज कि आपने कोई जर्नल एंट्री आपने सेल्स की और कैश लिया, तो कैश रिसीव्ड में आ जाएगा टू सेल्स, ठीक है जी, जितनी भी आप कहते हैं। इस एंट्री को हम सेल जर्नल एंट्री कहेंगे। ये वाली जो है एक ट्रांजैक्शन हुई जिसको हमने रिकॉर्ड किया, जिसको हम जर्नल एंट्री का नाम देते हैं, और जहाँ पे हम ये इसको नोट डाउन करते हैं, जिस बुक में नोट डाउन करते हैं उसको जर्नल कहते हैं, JOURNAL। अच्छा, इसके बाद आता है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। पहले क्या होता था, जो बिजनेस होते थे, जो वहाँ पे प्रोडक्शन होती थी, वो काफ़ी सारी सामान बल्क में खरीद के अपने पास स्टोर कर लेते थे, और जब ऑर्डर आता था वो मैन्युफैक्चर करके सेल कर देते थे। जबकि जस्ट इन टाइम जो है ये एक मॉडर्न टेक्निक है, जहाँ पे कहते हैं कि आप नील स्टॉक रखें। आपके पास नॉर्मली पर डे जितना ऑर्डर आता है उसके लिए कम से कम स्टोर रखें, जो मटेरियल वगैरह है, जो आपके पास लेबर अवेलेबल है, वो कम से कम रखें, ताकि जो ही आपका ऑर्डर है, जो चीज़ें आपको ज़रूरत है उनको फ़ौरन से इस्तेमाल कर लें। अगर सम टाइम तो ये होता है कि ज़ीरो बेस्ड इन्वेंट्री सिस्टम। फर्स्ट किया आपको ऑर्डर आता है, जो ही ऑर्डर आता है तो आपके सप्लायर्स इतने क्विक आपके साथ अटैच होते हैं कि आपने सिस्टम पे जो ही उनको ऑर्डर करना है वो विद इन मिनट्स या विद इन आवर्स आपके पास डिलीवरी दे देंगे। तो बजाय इसके कि वो आप इन्वेंट्री पे पैसा लगा के उसको अपने पास स्टोर करें, तो आप उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करके उस पर अर्निंग कर सकते हैं। तो इसलिए स्टॉक को कम से कम रखें, और जितनी आपको ज़रूरत पड़ती है, आपके सप्लायर का जो चेन है वो इतना होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। जो ही आप ऑर्डर प्लेस करें वो आपके पास चीज़ें हैं और आप प्रोडक्शन शुरू कर दें। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। लीजेस, इसके बाद आता है लीज। एक ऑपरेटिंग लीज होती है, एक फाइनेंसिंग लीज होती है।
अब देखें, एक फॉरेन से आप चीज़ नहीं खरीदना चाहते, आप जो उसका मैन्युफैक्चरर है उससे कहते हैं आप हमें लीज पे, फर्ज के एक ऑटो का शोरूम है, आप उससे कहते हैं कि हमें जो है व्हीकल्स वगैरह वो फाइन लीज पे दे दें। लीज की दो किस्में हैं, एक तो जिसकी मलकियत लीज वाले के पास होती है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर होता है या जो जिसकी चीज़ होती है जहाँ से आप ले रहे होते हैं उसकी मलकियत रहती है, और सिर्फ आप इस्तेमाल करने के बदले में जो सर्विसेज होती हैं उस पर आप उसको पे कर रहे होते हैं। तो उसमें रिस्क ज़्यादातर जो होता है, जो कंपनी होती है या जो बिजनेस होता है उसके पास नहीं होता, बल्कि जो मैन्युफैक्चरर होता है या जो व्हीकल का ओरिजिनल सेलर होता है उसके पास रहता है, और वो यहाँ पे इसको कम से कम पे करना पड़ता है ऑपरेटिंग लीज की मद में। जब फाइनेंसिंग लीज होती है तो इसको ज़्यादा पहले कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, बाकी ऐसा ऐसा होता है पेमेंट हो रही होती है, और ये एग्रीमेंट होता है कि जब आपकी लीज की पेमेंट्स ख़त्म होंगी तो जो बिजनेस है वो इस चीज़ को खरीद लेगी। तो इसमें मलकियत बिजनेस का हो जाता है फाइनेंसिंग लीज में, वो इनफैक्ट फाइनेंस का रहता है। जैसे आजकल वो शॉप्स पे लिखा होता है कि हम वो फलां चीज़ किस्तों पे भी पे करते हैं, देते हैं, तो इस तरह की जो होती है वो फाइनेंसिंग लीज होती है, जो नॉर्मली आप चीज़ एक रेंट पे ला के इस्तेमाल करने के बाद जब वो उसका इस्तेमाल नहीं रह जाता तो आप उस बिजनेस को, जो मैन्युफैक्चरर है उसको वापस करेंगे तो वो ऑपरेटिंग लीज होगी। अब यहाँ तक सिर्फ इतना एक रखें कि इसमें जो रिस्क होता है वो मैन्युफैक्चरर के पास होता है, जबकि फाइनेंसिंग लीज में बिजनेस के पास रिस्क आ जाता है और उसके पास राइट्स ज़्यादा आ जाते हैं यूज करने के। तो ये थी लीज। उसके बाद आता है लाइफो। लाइफो इसका बनता है लास्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि आपने एक प्रोडक्ट है वो आपके पास वीकली बेसिस पे लॉट की शक्ल में आती रहती है। लॉट ए आई आपके पास, फिर लॉट बी आई, फिर लॉट सी आई, फिर लॉट डी आई आपके पास। अब बिजनेस का क्या है, वो कहती है कि अब यहाँ पे तरतीब यहाँ पे आ रही है। अब एक सेलर आ जाता है यहाँ पे, सेलर वो कहता है कि हमें 2000 यूनिट्स इसी प्रोडक्ट के चाहिए। तो आप क्या करते हैं, इसमें अगर 1500 यूनिट्स आए थे तो इसको उठा के सेल कर देंगे, और यहाँ पे 1000 आए थे तो 500 पड़े रहने देने और 500 इसमें से उठा के आपने सेल कर देने, और जो पहले आए थे उनको आपने बिल्कुल टच ही नहीं करना। तो जो लास्ट में आए उनको पहले आप आउट कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो बाद में अंदर आए थे बिजनेस के अंदर उनको आपने पहले आउट कर दिया। ये नेचर ऑफ प्रोडक्ट होती है जो जिस पे कोई असर नहीं पड़ता, मतलब जिसकी क्वालिटी वगैरह में नहीं होती, पड़ी रहे पुरानी का कोई असर नहीं होता, मतलब ख़राब होने का चांस नहीं है। तो इसलिए जो पहले ही गोदाम के सामने सामने चीज़ पड़ी होती है आप उसको उठा के बेच देते हैं, तो इसको कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी फर्ज कि आपने एक बिजनेस सेट किया, ये एक बड़ी थी जिसको हम कारपोरेशन कहते हैं। यहाँ पे एक थी प्रोप्राइटरशिप, ये आप एक अकेले बंदे ने बनाई, ठीक है, और ये जो है इसमें काफ़ी सारे लोग हैं, ठीक है जी, काफ़ी सारे लोग हैं। और इसमें जो होता है आपने स्टॉक फर्ज किया, इस बंदे ने 1 लाख के स्टॉक खरीदे, स्टॉक मीन शेयर्स, इसने 1000 के खरीदे, इसने 2000 के खरीदे, इसने 100 के खरीदे। तो अब जिसने जितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है उसकी उतनी ही रिस्क है। अगर बिजनेस को रिस्क होता है या जो उसके एसेट्स में इस बंदे का हिस्सा होगा 1 लाख का है तो बिजनेस को लॉस होगा तो सबसे ज़्यादा, अगर प्रॉफिट होता है तो इसको हिस्सा भी ज़्यादा मिलेगा, अगर लॉस होता है तो इसको लॉस भी इतना ही होगा जितने के इसने स्टॉक और शेयर खरीदे। इसको 1000 का लॉस होगा, इसको 2000 का, इसको 100 का। और यहाँ पे जो एक ही बंदे ने बिजनेस बनाया फर्क किया वो 5 लाख का बिजनेस है, तो लॉस होगा तो सारे का सारा इसी का होगा। अगर 10 लाख का बिजनेस है तो सारे का सारा लॉस होगा इसी का होगा। इसको कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, और इसको कहते हैं जितना आपने इन्वेस्टमेंट की स्टॉक में उतनी ही आपकी लॉस की लायबिलिटी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी। तो नीचे वाले को अनलिमिटेड लायबिलिटी। सेम इस तरीके से आगे आता है कि लिमिटेड पार्टनरशिप।
लिमिटेड पार्टनरशिप, ठीक है जी, शार्ट में लिख रहा हूँ। ऐसी पार्टनरशिप जिसमें जो एक पार्टनर है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड कर दी जाए, तो उसको हम लिमिटेड पार्टनरशिप में लिमिटेड पार्टनर कहेंगे। और वो पार्टनर जो जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है उसको अनलिमिटेड पार्टनर कहेंगे, और या जनरल पार्टनर भी कहते हैं हम उसको। और अगर आपने जो आपका पार्टनरशिप डीड है उसमें स्पेसिफाई नहीं किया कि किसका कितना रिस्क होगा, किसका कितना लायबिलिटी होगी, तो जितने भी पार्टनर्स उस पार्टनरशिप फर्म में हिस्सा लेंगे सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। अगर फर्ज के स्पेसिफाई कर देते हैं कि 7 हैं, 6 में से लिमिटेड लायबिलिटी एक जनरल पार्टनर है, जनरल पार्टनर की लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होगी बल्कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। और पार्टनरशिप जो फर्म होती है इसका ये उसूल होता है कि कम से कम एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टनरशिप फर्म बनाए और सबकी लायबिलिटी लिमिटेड रखें, ये सिर्फ बिजनेस कॉर्पोरेशन में होता है। इसके बाद आता है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन, ठीक है जी, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप बिजनेस को सेल आउट करते हैं। जो बिजनेस के एसेट्स होते हैं उनको बिजनेस को डिजॉल्व कर देते हैं, उसके एसेट्स को बेच देते हैं, लायबिलिटी को पे कर देते हैं, और जो एंड पे अगर बचता है, नेट कुछ बचता है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर लायबिलिटी कुछ बच जाती है तो फिर उसकी रिकवर नहीं होती, जितना किसी का हिस्सा होगा उतना उसका हिस्सा चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। आगे आता है बिजनेस की टर्म यूज होती है, एक तो लिक्विडेशन है ना, एक लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी ये बिजनेस की एक स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ और वीकनेस। ये बिजनेस की जो पोजीशन बताती है कि बिजनेस के पास एसेट्स कितने हैं और उसकी लायबिलिटीज कितनी है। जब बिजनेस के पास एसेट्स ज़्यादा हों, लायबिलिटीज़ कम होंगी, तो उसकी लिक्विडिटी की रेशो ज़्यादा होती है, वो स्ट्रॉन्ग बिजनेस होता है। अगर उसके एसेट्स की तादाद कम हो जाए और लायबिलिटीज़ बढ़ जाएं, तो उसको कहते हैं कि ये बैंकक्रप्ट होने जा रही है। और इसके लिए सिंपल ये फार्मूला आता है, एसेट्स डिवाइडेड लायबिलिटीज़। अगर ये जवाब 1 के बराबर हो तो इतने ही एसेट्स होते हैं, उतनी ही लायबिलिटीज होती हैं, तो कोई भी इसमें लॉस या प्रॉफिट नहीं हो जाता। जब ये रेशियो बढ़ती है, 1.2 हो गई या 2 हो गई या 3 हो गई, तो ये इसके एसेट्स की तादाद ज़्यादा होती है। जब ये 1 से बिलो होती है, यानी कि 0.9, 0.8, तो इट्स मीन कि उसके एसेट्स कम है, लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं, तो ये इसकी पोजीशन वीक हो जाती है। जब लोन वगैरह लेने के लिए ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जाती है किसी बैंक वगैरह के पास, तो उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती और उसको इतनी इजी टर्म पे लोन नहीं मिलते उसको, बल्कि हाई इंटरेस्ट पे लोन वगैरह अवेलेबल होते हैं। इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ऐसी लायबिलिटीज जिनको आपने 1 साल से ज़्यादा के पीरियड में पे करना होता है, उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहते हैं। मीडियम टर्म लायबिलिटीज ऐसी होती हैं जो 1 साल से 3 साल के पीरियड के दौरान में आपने पे करनी होती हैं। और जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ज़्यादातर उनको जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि 1 साल से कम की जो उसका हिस्सा रह जाता है, उसको हम करंट लायबिलिटी में लेके आते हैं। लोअर कॉस्ट और मार्केट, ये टर्म यूज होती है बिजनेस में, लोअर कॉस्ट और मार्केट, यानी कि आपने बुक्स में या सेल वैल्यू अगर वो डिटरमिन करना चाहते हैं तो एक कंडीशन होती है कि लोअर हो उसकी कॉस्ट, यानी कि परचेज कॉस्ट जो थी या वो, या मार्केट में फर्ज किया कॉस्ट आपने वो परचेज की थी 1000 में, मार्केट में जाते हैं तो 1500 की होती है, तो इसमें से लो कौन सी हुई, 1000, तो आप उस 1000 को कंसीडर करेंगे। लेट्स सपोज आपने 1000 की प्रोड्यूस की थी, बनाई थी या खरीदी थी, तो अब मार्केट में 900 है, तो आप उसको लो को कंसीडर करेंगे, यानी कि मार्केट वाले जो है लोअर
दोनों में से कॉस्ट है या मार्केट है, इसको कहते हैं लोअर कॉस्ट और मार्केट। एक इसके बाद एक बिजनेस का प्रिंसिपल आता है या एक कंसेप्ट आता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी। अब क्या होता है जी, एक बिजनेस बनता है, ये बिजनेस है, और किस किस ने मिलकर बनाया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये इसके सारे थे पार्टनर्स। ठीक है जी, ये इसके सारे के सारे पार्टनर्स थे जिन्होंने अपने फंड्स इकट्ठे किए और बिजनेस को स्टार्ट किया। तो अब ये जितने सारे शेयर होल्डर होंगे, ये जब बिजनेस बना लेते हैं तो फिर इन्होंने अपने अपने हिस्सों के हिसाब से डायरेक्टर्स बनाने होते हैं। लेट्स सपोज एक 2 वोट से एक डायरेक्टर बनता है, तो कितने डायरेक्टर बनेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 इसके डायरेक्टर्स सेलेक्ट हो जाएंगे। और डायरेक्टर्स मिल के क्या करेंगे, सीईओ एक बना लेंगे। ये इनका एक बोर्ड बन जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और एक इनका हेड करेगा सीईओ। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेट करना होता है बिजनेस को। अगर ये इनमें से कोई पार्टनर आए और जाके बिजनेस के अंदर चला जाए और कहे कि मुझे ये चीज़ दे दें, फ्री में दे दें, क्यों मेरे पास तो इतने शेयर हैं, तो इसको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बिल्कुल अलग होते हैं शेयर होल्डर्स। और ये जो अपने इन्होंने अपने मफादात को सिक्योर करना होता है, इन्होंने डायरेक्टर्स बिठाए होते हैं। डायरेक्टर्स को ये एनुअल जनरल मीटिंग में सेलेक्ट भी करते हैं, इलेक्ट भी करते हैं, और इसके अलावा इनको रिमूव भी किया जा सकता है। अच्छा, ये जो शेयर होल्डर्स हैं, इन्होंने जो अपने एजेंट बिठाए हैं, डायरेक्टर्स वगैरह, ये क्या होता है कि इनके म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि इनके बिहाफ पे ये काम कर रहे होते हैं, बिजनेस को सेव कर रहे होते हैं, लेकिन असल मालिक शेयर होल्डर्स होते हैं। इनको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेट डायरेक्टर्स वगैरह कर रहे होते हैं, या इसको हम मैनेजमेंट भी कहते हैं, जो इसको सारा चला रही होती है, कितनी हमने सेल्स करनी है, कितनी हमने कॉस्ट रिड्यूस करनी है, सारे के सारे को हम क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट। तो ये सारे सारे शेयर होल्डर थे। और जो शेयर होल्डर आपने इन बंदों को बिठाते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, ये इनका क्या होता है, म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप होता है। यानी कि शेयर होल्डर्स जो डायरेक्टर बिठाते हैं ताकि वो उनके लिए प्रॉफिट अर्न करें, बिजनेस को रन करें, तो उनको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। ये इनका डायरेक्टर्स का, ये मैनेजमेंट का और शेयर होल्डर का आपस में जो रिलेशनशिप होता है, म्यूचुअल एजेंसी का होता है। इसके बाद आता है नेट एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, जो बिजनेस के पास जो चीज़ें होती हैं। लाइबिलिटीज क्या होती हैं, लाइबिलिटीज होती हैं जो ड्यूज होते हैं, जो पे करने होते हैं। और ये क्या होते हैं, सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज। ठीक है जी। और नेट एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, इसको हम नेट एसेट्स कहते हैं। नेट इनकम आगे आ जाती है। नेट इनकम का मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया था कि जो सेल्स होती हैं उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। उसमें से मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब आप माइनस करते हैं तो आपके पास नेट प्रॉफिट आता है, या उसको हम नेट इनकम भी कहते हैं। इसके बाद है नेट ऑपरेटिंग लॉस। नेट ऑपरेटिंग लॉस का मतलब ये हुआ कि अगर फर्ज किया आपकी ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट कम है, एग्जाम्पल से अगर कहूँ, आपके थे सेल्स थी 1 लाख की, CGS आपका था 80,000 का, अब आपके पास GP आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट 20,000। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं उसमें मुख्तलिफ आ रहे होते हैं, वो थे 35,000 लेट्स सपोज। ठीक है, तो अब 15,000 आपका लॉस हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, नेट ऑपरेटिंग लॉस। ठीक है जी।
इसके बाद आ जाता है जी ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है, ये होता है, इतना वैसे आपके कंसर्न नहीं है, एक फाइनेंशियल लीवरेज होती है, फाइनेंशियल लीवरेज। इसके बाद होता है एक कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज, अच्छा जी, आपको मैं सारे के सारे थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है जी। आपकी सेल्स थी, सेल्स लेट्स सपोज थी 1 लाख, ठीक है जी। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट इसमें से आप माइनस करेंगे तो वो बनती है जी 40,000, ठीक है। और ये आपके पास बन जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन, जब सेल में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है, ये डायरेक्ट कॉस्टिंग का सिस्टम होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है जी। और उसमें से लेस करेंगे आप फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है जी। फिक्स्ड कॉस्ट ये थी फर्क गया 20,000, तो उसके बाद आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या एक और भी कह सकते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स इसको कहते हैं। ये कितने हो गए 40,000 आपके पास। लेट्स सपोज आपका इंटरेस्ट ये था, इंटरेस्ट का एक्सपेंस था 10,000, तो अब आपके पास कितना रह गया 30,000। इंटरेस्ट बिफोर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है जी। अब इसमें से टैक्स आपने माइनस कर देना जो बिजनेस को पे करना है, वो फर्स्ट दिया आपका था 10,000, वो भी। अब 20,000 आपका क्या आ जाएगा नेट इनकम, नेट इनकम, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है जी। ये अब यहाँ पे सिर्फ जो समझाने वाली बात है जो आपके रेलेवेंट है, आप ये देखें कि आपके पास यहाँ पे है कंट्रीब्यूशन और उसके बाद प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये वाला हिस्सा, ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इसको ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए आपने क्या करना है, ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है जी। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर जब फाइनेंसिंग लीवरेज करते हैं, फाइनेंस किसको कहते हैं, इंटरेस्ट पे जो एक्सपेंसेस होते हैं। अब यहाँ पे आपका क्या है, एक प्रॉफिट और इसके बाद ये आ जाता है अर्निंग्स, इसको आप ये भी कह सकते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, ईबीआईटी, ये आ जाएगा फाइनेंसिंग लीवरेज, ईबीआईटी अर्निंग, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, और ये आ जाएगा ईबीटी, ईबीटी यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स, ये जो है अर्निंग बिफोर टैक्स, ये आपकी आ जाएंगी फाइनेंस। और जब आप कंबाइन लीवरेज करते हैं सीएल, तो ये आपका आ जाता है कंट्रीब्यूशन, उसके बाद आ जाता है अर्निंग ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो ये इनके फार्मूलाज हैं, यानी कि आपके पास क्या होती है ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंसिंग लीवरेज और कंबाइन लीवरेज, इनके फार्मूले होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फर्ज किया एक बंदा है, उसको कॉल लेटर मिलते हैं, 2 जॉब्स मिल जाती हैं एक जगह पे और बी इस जगह पे, यहाँ पे उसका घर है,
ठीक है जी, यहाँ पे घर है और यहाँ पे उसको पैकेज मिलता है 50,000 का, और यहाँ पे उसको मिलता है पैकेज 60,000 का। अब फर्क किया, अब यहाँ पे वो कोई अपना कारोबार भी कर रहा था, यहाँ पे अपना कोई शॉप वगैरह थी, उसका काम कर रहा था, उससे 30,000 अर्न कर रहा था। अब लेट्स सपोज वो कहता है कि मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, या पहले वो ऑप्शन करता है कि मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, यहाँ पे तो वो देखेगा कि मुझे कितनी, पहले मैं अर्न कर रहा था 30,000, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको छोड़ने की वजह से इसको कॉस्ट इसकी पड़ेगी, यानी कि अगर 50,000 कमाएगा तो 30,000 को छोड़ेगा, जो छोड़ रहा है वो उसके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब फर्क किया, इस जगह पे आ गया 50,000 ले रहा है, एक और उसके पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है जो कि बी वाली जगह पे, और यहाँ पे उसको 60,000 का पैकेज मिलता है, तो 60,000 अर्न करने के लिए उसको 50,000 सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे पहुंच के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये बन जाएगी, ये कहते हैं अपॉर्चुनिटी, यानी कि बेस्ट सेकंड अल्टरनेटिव। इसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग स्टॉक। आउटस्टैंडिंग स्टॉक, अगर कोई इन्वेस्टर है उसको आप स्टॉक भेजते हैं, ठीक है, और वो उसके पास हेल्ड है अभी फॉर सेल, तो उसको हम क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग